एपिसोड की शुरुआत में हम रूडियस को देखता है। वो दरवाजा ठकठकाते हुए क्लिफ को आवाज लगाता है। एलिना ली से अंदर से कहती है, दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। अंदर एलिना ली से अकेली बैठी होती है। रूडियस के पूछने पर वो बताती है कि क्लिफ शादी की तैयारियां कर रहा है। दरअसल जब वो लोग बगैरत जा रहे थे तब क्लिफ ने एलिना लीसे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। रूडियस शादी की शुभकामनाएं देता है, लेकिन एलिना लीसे थोड़ी परेशान होती है। वो सांसें छोड़ते हुए कहती है, आजकल क्लिफ बहुत बिजी रहता है, हम 3 दिन में बस एक बार ही कर पाते हैं। रूडियस कहता है, अरे कोई ना, शादी के बाद तुम लोग हफ्ते भर बाहर नहीं निकलोगे। एलिना ली से बताती है कि वो रूडियस से काफी जेलस है, तुम रॉक्सी और सिल्फी दोनों के साथ सोते हो। रूडियस शर्माते हुए यकीन दिलाता है कि वो लोग थ्रीसम नहीं करते, जिस पर एलिना ली से कहती है, क्यों नहीं, अरे ग्रुप में तो और भी मजा आता है। रूडियस अब मन में उठ रहे विचारों को शांत करता है, क्योंकि बीवियों के आगे थ्रीसम का जिक्र करना भी अपनी शादी को बर्बाद करना है। लेकिन शैतान एलिना ली से उसे बताती है कि वो उसकी थ्रीसम प्लॉट करने में हेल्प कर सकती है, और ठरकी रूडियस तुरंत उसके चरणों में गिर जाता है। एलिना ली से कहती है, मैंने सुना है असुरा किंगडम में बेहतरीन शिलाजित मिलती है, बदले में मुझे वो चाहिए होगी। रूडियस पूछता है कि उसको इसकी क्या जरूरत, जिस पर एलिना ली से बताती है, अरे नहीं, मैं तो क्लिफ को शादी के दिन ये खिलाना चाहती हूँ ताकि वो शिलाजित खा के मेरे ऊपर किसी हफ्सी जानवर की तरह टूट पड़े। रूडियस मान जाता है और हफ्सी क्लिफ को इमेजिन करके एलिना लीसे के मुंह से पानी टपक जाता है। टाउन चर्च में खुशी का माहौल था। एलिना लीसे और क्लिफ शादी कर रहे होते हैं। फैमिलीज, दोस्तों और बाकी सबको विटनेस मान के प्रीस्ट क्लिफ ग्रिमोइड और एलिना लीसे ड्रैगन रोड को वोज दिलाता है। मरने तक जीने की कसम खाने के बाद प्रीस्ट क्लिफ को मिलिस का डिवाइन नेकलेस देता है। लंबी एलिना लीसे झुककर अपने पति क्लिफ के हाथों से ये नेकलेस पहनती है और प्रीस्ट के कहने पर एलिना लीसे क्लिफ के माथे को चूम लेती है। प्रीस्ट कहता है, देवताओं इस कपल को सदा खुश रखिए। आयशा और नॉर्न एलिना लीसे की शादी से काफी इंप्रेस नजर आती है। वो दोनों लौटते वक्त इसी बारे में बात कर रही होती है। रूडियस कहता है, क्या लड़कियों को ऐसी चीजें ही पसंद आती है? सिल्फी कहती है, वैसे हमारी शादी घर में ही हुई थी, पर वो भी खास थी। रॉक्सी आगे बढ़कर रूडियस के स्लीव्स पकड़ लेती है। सोचता हुआ रूडियस कहता है, रॉक्सी क्या तुम्हें भी एक बड़ी वेडिंग चाहिए? रॉक्सी मना कर देती है। रूडियस जानता था कि उनकी शादी धूमधाम से नहीं हुई, और वैसे भी रॉक्सी मिगर्डिया क्लैन की है, उनके यहाँ ये सब होता भी नहीं है। लेकिन हो सकता है ये शादी देखकर उसे मन करने लगा हो बड़े सेलिब्रेशन का। लेकिन रूडियस के सोचने से बिल्कुल उल्टा, रॉक्सी रूडियस से बस एक किस चाह रही होती है। रूडियस मुस्कुराते हुए रॉक्सी के माथे को चूम लेता है। तुम्हारा फोरहेड काफी प्यारा है रॉक्सी। सेल्फी भी लाइन में आगे आ जाती है और उसकी डिमांड पूरी करते हुए रूडियस उसे भी किस करता है। नॉर्न ये देखकर रूडियस को पब्लिकली ऐसी छिछोरी हरकतें करने से मना करती है। रूडियस कहता है, क्या तुम्हें भी एक किस चाहिए? शर्माती हुई नॉर्न उसे ऐसा करने से मना कर देती है और डांटते हुए चली जाती है। लेकिन आयशा जैसे ही रूडियस को बाहें फैला के खुद को बुलाते देखती है तो वो उछल के उसकी गोद में चली जाती है। लिलिया आयशा को डांटती है क्योंकि वो 11 साल की हो गई है और उसमें अब एक लेडी की मॉडेस्टी होनी चाहिए। रूडियस ये सोचकर थोड़ा रुक जाता है, 11 साल? क्या हमने इनके 5th और 10th बर्थडेज मनाए? तभी रूडियस को याद आता है, टेलीपोर्टेशन और फॉल आउट इंसिडेंट के बाद शायद पॉल उनके बर्थडेज नहीं मना पाया था, इसीलिए पॉल ने वापस लौटकर एक बड़ी पार्टी करने की बात कही थी। रूडियस डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी फैमिली को एक पार्टी देगा। शहर में बढ़िया माहौल होता है। साल में इस समय जब अच्छी हार्वेस्ट होती है तब यह फेस्टिवल सा होता है। रॉक्सी बताती है कि इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाता है और ये परफेक्ट टाइम है गिफ्ट्स और रेयर चीजें खरीदने के लिए। दरअसल वो तीनों वहाँ नॉर्न और आयशा के लिए गिफ्ट्स खरीदने आए होते हैं, लेकिन यही काफी नहीं था। रूडियस और एलिना लीसे ने कुछ और भी खिचड़ी पकाई होती है। रूडियस के मुंह से टपकती लार को रॉक्सी पूछती है, क्या तुम्हें भूख लग गई? लेकिन रूडियस उन्हें अपनी जिस्मानी भूख के बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए वो सॉरी बोलकर बात को टाल देता है। दुकान में वो लोग नॉर्न और आयशा की पर्सनैलिटी के हिसाब से गिफ्ट्स ढूंढने लगता है। रॉक्सी नॉर्न के चॉइसेस अच्छे से जानती थी क्योंकि वो नॉर्न से अपनी बॉन्डिंग अच्छी करना चाहती है। रूडियस और सिल्फी चीजें देख रहे होते हैं, बट रॉक्सी की नजर एक सुंदर विजार्ड हैट पर होती है। उसका पुराना हैट अब फटने लगा था। वो उस नए हैट पर लगे प्राइस टैग को देखती है। ये काफी महंगा होता है, लेकिन रूडियस और सिल्फी उसे छुप के देख लेते हैं। शॉपिंग करके लौटते हुए रूडियस उन्हें डिनर के लिए रोकता है। उसने पहले ही रिजर्वेशंस कर रखे थे। एक बड़े होटल के सामने सिल्फी बताती है कि उसने इस जगह के बारे में ग्रैंडमा एलिना लीसे से सुन रखा है। यह हैरानी की बात थी क्योंकि रॉक्सी को भी एलिना लीसे ने यहाँ के बारे में बता रखा था। जब भी कोई दिक्कत हो अपनी पार्टनर को लेके वहाँ चली जाना, ये एलिना लीसे के लफ्ज थे। थोड़ा सोचकर ही रॉक्सी और सिल्फी दोनों समझ जाती है कि रूडियस के मन में क्या है। रॉक्सी कहती है, रूडी तुम्हारी ठरक की कोई सीमा नहीं। सिल्फी कहती है, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो लूसी का ध्यान कौन रखेगा? जिस पर रूडियस कहता है कि उसने लिलिया को ये काम सौंप रखा है। रूडियस जानता था कि उसकी बेटी उसे माफ कर देगी। फिर रूडियस वो कहता है जो वो हमेशा से कभी ना कभी कहना चाहता था, चलो मैंने एक कमरा ले रखा है,
सिल्फी और रॉक्सी दोनों ही थ्रीसम के लिए प्रिपेयर्ड होता है। मुस्कुराते हुए रूडियस के लिए ये शायद अब तक की सबसे हसीन रात होती है। अगले दिन रूडियस अपनी बहनों के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता है, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें घर से दूर ले जाना पड़ेगा ताकि घर पे सारी तैयारियां हो सके। सुबह जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं तब रॉक्सी, सिल्फी और लिलिया रूडियस को इशारा देती है। रूडियस कहता है, रॉक्सी, नॉर्न, आयशा, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? रॉक्सी तुरंत मान जाती है। लिलिया भी आयशा को जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयशा पानी में मछलियों को देख रही होती है। रूडियस और रॉक्सी उन्हें अपने साथ फिशिंग करने के लिए लेके आए होते हैं ताकि वो सब एक दूसरे को बेहतर जान सके। नॉर्न को रॉक्सी के आसपास अभी भी अनकंफर्टेबल लगता है। फिर एक अच्छी स्पॉट देखकर वो फिशिंग करने रुकता है। आयशा खुश होती हुई एक वॉर्म को उठाकर हुक पे लगाती है और रूडियस को चैलेंज करती है, भैया देखते हैं हम में से कौन ज्यादा मछलियां पकड़ पाता है। रूडियस मान जाता है और वो चले जाता है। नॉर्न को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, भैया मैं ये कैसे करूं? जिस पर रूडियस कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार फिशिंग कर रहा हूँ। रॉक्सी नॉर्न को हेल्प ऑफर करती है। वो वॉर्म को हुक करना सिखाती है। नॉर्न उसे फॉलो करती है। तब तक रॉक्सी अपना पहला शिकार पकड़ भी लेती है। नॉर्न इंप्रेस हो जाती है। रॉक्सी बताती है कि ट्रैवल करने के दौरान उसे खाने के लिए बहुत फिशिंग करनी पड़ती थी। इससे नॉर्न को रुइजेट की फिशिंग की भी याद आती है। नॉर्न को पहला शिकार मिल जाता है पर वो खींच नहीं पाती, जिस पर रॉक्सी उसकी मदद करती है और जोर लगाकर खींचने पर वो इम्बैलेंस होकर गिर जाती है। नॉर्न पहली मछली पकड़ने पर काफी खुश होती है। रूडियस दूर से उन्हें खुश देख रहा होता है। आयशा अपनी तीसरी कैच अनाउंस करती है। हारता हुआ रूडियस अपने खाली बास्केट को देखता है। इस बात के लिए आयशा उसे टीज करने लगती है, भैया अगर आप हारे तो पूरी रात मुझे गले लगाकर मेरी क्यूटनेस की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन रूडियस अपनी बहन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने पहले शिकार को खींचता है। वो असल में एक जूता था। रूडियस होपलेस होने लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब सीरियस होगा। फिर वो अपने हाथों को आगे करके एक मैजिक परफॉर्म करता है, जो रॉक्सी की सिखाई लाइटनिंग का ही एक वेरिएशन होता है, जिसे खुद रूडियस ने तैयार किया था, जिसमें वो अपनी माना से बनाए हुए क्लाउड्स को कंप्रेस करता है ताकि लाइटनिंग का इफेक्ट उसके मुताबिक हो। वो उसे छोटा करके एक पावरफुल शॉक जनरेट करता है। इसका नाम उसने रखा था इलेक्ट्रिक। वो उसे पानी में कास्ट करता है। जब धुएं का गुब्बार छटता है तो पानी में बहुत सी मरी मछलियां तैरने लगती है। उन्हें पकड़कर रूडियस कहता है, क्या हुआ, है ना तुम्हारे भैया असली विनर? आयशा कहती है, भैया मैजिक चीटिंग है। रॉक्सी भी उसे मैच्योर कहती है। शाम हो चलती है। नॉर्न बताती है कि रॉक्सी ने फिशिंग में उसे काफी कुछ सिखाया। रॉक्सी की टीचिंग के लिए वो लड़ने लगता है। रॉक्सी कहती है, मैं तुम दोनों को ही सिखा दूंगी। घर लौटने पर सिल्फी उन पे फूल बरसाती है और सभी नॉर्न और आयशा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं, हम तो ऑलरेडी 11 साल के हो गए थे ना? सिल्फी कहती है, हाँ पर हम तुम्हें तब पार्टी नहीं दे पाए। तो रूडी ने कहा, 1 साल लेट करने में क्या ही दिक्कत है? रूडियस मुस्कुराकर उन्हें अंदर जाने को कहता है। पूरा घर आज सजा हुआ होता है। खाने में काफी प्यारे और टेस्टी डिशेस होता है। रूडियस कहता है, फिटोआ में हुए इंसिडेंट को काफी समय हो गया है और काफी समय बाद हमारी फैमिली फिर पूरी हुई है। डैड नहीं रहे और मॉम पता नहीं कब ठीक होंगी, लेकिन डैड हमें दुख में नहीं देखना चाहेंगे, तो हमें मुस्कुराना चाहिए। जब मैं बेगैरित में डैड से मिला, उन्होंने कहा था कि वो वापस लौटकर पार्टी करेंगे, तो आज हम एंजॉय करेंगे जैसा वो चाहते थे। चीयर्स। डिनर के बाद सिल्फी और रॉक्सी उन दोनों को गिफ्ट्स देती है। लिलिया से इशारा पाकर आयशा भी तोहफे को खोलती है। ये उन्हें बहुत पसंद आते हैं। आयशा के लिए बूट्स और नॉर्न के लिए एक जैकेट। वो खुश होता है। नॉर्न जब ये दिखाने के लिए जैनिथ के पास जाती है तो जैनिथ मुस्कुराती है, शायद वो थोड़ी सी ठीक हो रही थी। ये देख के नॉर्न रो पड़ती है। जैनिथ उन दोनों को सहलाती है। लिलिया भी उन दोनों को अपनी और जैनिथ की तरफ से खूबसूरत रुमाल देती है। आयशा झिझकती है, जिस पर लिलिया कहती है, तुम भी मास्टर पॉल की बेटी हो, इसे रख लो। आयशा शुक्रिया अदा करती है। लिलिया जैनिथ के हाथ को पकड़ती है। जैनिथ उसे महसूस कर पा रही थी। रॉक्सी उन्हें देख रही होती है। तभी रूडियस और सिल्फी उसे आकर उसका तोहफा देते हैं। सिल्फी बोलती है, ये एक वेडिंग प्रेजेंट है रॉक्सी, रूडी से शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। रॉक्सी देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही हैट है। सिल्फी आगे कहती है, याद है मैंने कहा था अगर मैं रूडी से नहीं मिलती तो शायद जिंदा नहीं होती। रूडी ने मेरी जिंदगी बदल दी और तुमने रूडी की। रूडी पर तुम्हारा एहसान है और मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी, पर हम तीनों का साथ होना मुझे अच्छा फील कराता है, जैसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसीलिए रॉक्सी, क्यों ना हम जैनिथ और लिलिया जैसे बने। रॉक्सी खुशी के मारे रो पड़ती है। डेजर्ट खाते हुए रूडियस अपनी हैप्पी फैमिली को देखता है, जैसा शायद पॉल चाहता था। शायद वो उन्हें वो फीलिंग दे पाया था जो उसे उसके 5th बर्थडे पर मिली थी। रूडियस डिसाइड करता है कि वो उनके 15th बर्थडे पे फिर से पार्टी देगा। सभी लूसी के साथ खेल रहे होते हैं।